क्वेश्चन विच आर एरोप्लेन बेस, एयरप्लेन होगा, हेलीकॉप्टर बेस होगा, और इसी तरह का क्वेश्चन होता है कि a 1.2 meter tall girl spots a balloon. So instead of a balloon, you will be given a helicopter or a bird, right? So on the ground level, there is a girl जिसकी हाइट आपको दी हुई है 1.2 meters. ठीक है, 1.2 meter tall girl spots a balloon moving with the wind in a horizontal line at a height of, तो एक बलून को स्पॉट किया जिसकी हाइट है 88.2 meters. So if AB is the position of the girl, CD is the position of the balloon, height is 88.2 meters. The angle of elevation of the balloon from the eyes of the girl at any instant, कि इस instant पर अगर हम चेक करते हैं तो उसका जो एंगल ऑफ एलिवेशन बना, तो यहां से ये हॉरिजॉन्टल लाइन, लाइन ऑफ साइट, एंगल ऑफ एलिवेशन इज 60 degrees. Now after some time, they're given after some time, sometimes they say after कुछ टाइम के बाद, 5 सेकंड के बाद, 10 सेकंड के बाद. ठीक है, तो जो क्वेश्चन में कह रही हूँ ना कि फॉर्मेट्स इसके चेंज होते हैं, तो वही है. आफ्टर सम टाइम द एंगल ऑफ एलिवेशन रिड्यूसेस टू 30 डिग्रीज. तो गर्ल तो यहीं पर है, बलून यहां पर था. 30 डिग्रीज का होने के लिए मतलब वो थोड़ा सा आगे मूव किया होगा. इस पॉइंट से गर्ल ने फिर उसको देखा बलून को. सो ये नई पोजीशन थी. हाइट वही रही बलून की 88.2. ठीक है, नाउ द एंगल ऑफ एलिवेशन बिकम्स 30 डिग्रीज. समझ में आ गया? सो ए बी इज द गर्ल ऑफ हाइट 1.2 meters, CH and CD, sorry, not CH, CD is equal to EF is equal to 88.2 meters, which is the height of balloon. क्लियर हो गया? एक एंगल ऑफ एलिवेशन हमारे पास है CH, जो कि दिया हुआ है 60 डिग्री. दूसरा एंगल ऑफ एलिवेशन है CEAG, जो कि दिया हुआ है 30 डिग्री. ये भी 90 है, ये भी 90, दिस इज ऑल्सो 90, दिस इज ऑल्सो 90. सो हियर यू कैन से ABFG कह लो, ABDH कह लो, है ना? तो ये सारे हमारे रेक्टेंगल्स हैं. सो विल राइट ABDH एंड HDGF आर रेक्टेंगल्स. तो यहां से हमारे पास आ जाएगा AB इज इक्वल टू DH इज इक्वल टू GF इज इक्वल टू 1.2 meters. और इससे CH इक्वल टू EG कितना हो जाएगा? 88.2 माइनस 1.2 विच इज 87 meters. हाँ, FDI. So CH is equal to EG equals to 87 meters. अब आपने ट्रायंगल कौन सा लेना है? CHA और फिर EGA. ठीक है, CHA एंड EGA दो ट्रायंगल्स लो, क्योंकि हमें निकालना है फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बलून. So we need to find the distance traveled by balloon, which is CE. लेट हो गए तुम?
दिस इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बलून, ये हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 14 है आपकी बुक का। इसके बाद आपको क्वेश्चन कौन सा है? स्ट्रेट हाईवे लीड्स टू द फुट ऑफ अ टावर, बुक में यही दिया हुआ ना। चलो, थोड़ी सी प्रैक्टिस करवाऊंगी। क्वेश्चन नंबर 15 भी पेपर में आ सकता है आपको। सिर्फ औजस से नहीं आया आज, है ना। जल्दी से। दोनों ट्राइंगल्स लो, कर सॉल्व इसको आगे। ऑनलाइन बच्चे हैं, सबका हो गया क्वेश्चन सॉल्व ये? दिया, हिना, कृषिव, मेहताब। यस मैम। 88.2 नहीं आएगा, 87 आएगा। हाइट तुम्हारी जब ट्रायंगल में आ गई ना, तो वो कितनी हो गई? 87। सी एच तभी निकाला है ना हमने, है ना। अब जो सी एच हमारे पास आएगा, दैट विल बी 87 मीटर्स। ये कंप्लीट हाइट थी, ठीक है। तो ये इतनी हाइट, ये सारी हाइट गर्ल की जो है, ये माइनस होगी। जो हम हाइट यूज करेंगे ट्रायंगल में वो 87 होगी। ठीक है। सो इनिशियली गर्ल इस पोजीशन पर है, उसकी हाइट गिवन है आपको। तो आपने एंगल 60 डिग्री पर बलून को देखा। देन द बलून मूव्स लिटिल डिस्टेंस, मूव करता है। तो यहां से द गर्ल नाउ सीज द बलून एट एन एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ 30 डिग्रीज। सो वी नीड टू फाइंड हाउ मच डिस्टेंस द बलून हैज ट्रेवल्ड इन दिस पर्टिकुलर टाइम। क्लियर हो गया? तो वही दो ट्राइंगल्स लेंगे हम लोग। ये लिख लिया तो सारा क्या रहता है? जल्दी करो। फिर उसके बाद आपने लेना है ट्रायंगल ई जी ए। ई जी अपॉन जी ए tan 30 हो जाएगा। ई जी इज अगेन 87, जी ए निकालना है। tan 30 1/√3 होता है। सो जी ए हो जाता है 87√3। ठीक है। इसको अगर आप रैशनलाइज करोगे यहाँ पर, तो ये आ जाएगा 87√3/3, एंड दिस इज 29। तो ये आ गया 29√3 मीटर्स। क्लियर हो गया? अब आपको सीई डिस्टेंस निकालना था। आपने पूरा एजी डिस्टेंस निकाल लिया, जो कि है 87√3। उसमें से ए एच निकाल लिया, जो कि है 29√3। सो टू फाइंड सी एच
सॉरी, सीई या एच जी। सीई डिस्टेंस निकालना है, ये वाला या फिर ये वाला। तो हम क्या करेंगे, सीई इज इक्वल टू एच डी इज इक्वल टू ए जी माइनस ए एच। समझ में आ गया ना? तो यहां से 87√3 माइनस 29√3, विच विल बी 58√3 meters. So the distance traveled by the balloon is 58√3 meters. अब इसी पर जो दो तीन क्वेश्चंस बने हुए हैं ना, वो करवा देती हूँ, लिखो। ठीक है। जैसे यहाँ पर तो बलून था, सो इन केस ऑफ, इंस्टेड ऑफ अ बलून हमारा जो क्वेश्चन होता है ना, वो एरोप्लेन बेस्ड हो जाता है या फिर अ बर्ड बेस्ड। ठीक है, कि आपको जो बलून उड़ रहा है वहां पर वो कह देंगे कि एयरप्लेन फ्लाई कर रहा है। जैसे क्वेश्चन है, एन एयरप्लेन इज फ्लाइंग एट अ कांस्टेंट हाइट, एंड एयरप्लेन, क्वेश्चन नंबर 6 है आपकी असाइनमेंट का ये। एयरप्लेन इज फ्लाइंग एट अ कांस्टेंट हाइट with a speed of 360 kilometers per hour from a point on the ground, from a point on the ground। अब जो ये पॉइंट है ग्राउंड पर दिया है, हमारे वाले क्वेश्चन में 1.2 मीटर्स अबव दिया था। ठीक है ना, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, द एंगल ऑफ एलिवेशन, द एंगल ऑफ एलिवेशन एट एन इंस्टेंट, एट एन इंस्टेंट, एक इंस्टेंट पे ऑब्जर्व किया था, एंगल ऑफ एलिवेशन was observed to be 45 degrees. After 20 seconds, the angle of elevation was observed to be 30 degrees. Determine the height at which the aircraft is flying. इसी इकट्ठी है ट्रिग्नोमेट्री वाली ना, इकट्ठी है। ठीक है, लेटेस्ट जो टेस्ट था, कोऑर्डिनेट ट्रिग्नोमेट्री एप्लीकेशंस 27 पेजेस भेजी हुई है। अब इसमें देखो, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, एक कांस्टेंट हाइट पे एयरप्लेन उड़ रहा है, बस फर्क इतना है कि जो ऑब्जर्वेशन पॉइंट है वो ग्राउंड पर ही है। सो एट अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड विच इज पी,
हमारे पास है एट अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, ठीक है ना, द एंगल ऑफ एलिवेशन, एन एयरप्लेन इज फ्लाइंग एट अ कांस्टेंट हाइट, वो तो एक कांस्टेंट हाइट पे चल रहा है। एट अ फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द एयरक्राफ्ट, एक इंस्टेंट पर हमने चेक किया तो एंगल ऑफ एलिवेशन जो बना था दैट वाज 45 डिग्रीज। तो दिस इज मे बी, लेट मी से, एयरक्राफ्ट की इनिशियल पोजीशन है, तो एंगल ऑफ एलिवेशन बना है 45 डिग्रीज का। अब कुछ सेकंड्स के बाद 20 सेकंड्स पास हो गए, दिया हुआ है हमें टाइम, तो जो एरोप्लेन है वो आगे बढ़ गया होगा, लेकिन हाइट उसकी सेम रही है, जो हाइट है वो कांस्टेंट रही है, ठीक है। सो द एंगल ऑफ एलिवेशन नाउ, वो तो अपना कांस्टेंट हाइट से आगे बढ़ता जा रहा है, तो अब क्या हुआ कि अब उसी पॉइंट से हमने एंगल ऑफ एलिवेशन जब मेजर किया तो हमारे पास आया 30 डिग्रीज। आफ्टर 20 seconds the angle of elevation was observed to be 30 degrees. Determine the height at which the aircraft is flying. So let the height of the airplane, जो यहां पर होगा, ए बी इज इक्वल टू सी डी इज इक्वल टू एच मीटर। आपको एंगल्स ऑफ एलिवेशन तो पता है, एंगल एपीबी 45 डिग्री दिया है, एंगल सीपीडी 30 डिग्री दिया है, कोई भी डिस्टेंस नहीं दिया इसमें, कोई भी आपको ना ट्रायंगल की कोई भी साइड नहीं मेंशन की गई, लेकिन एक चीज मेंशन की हुई है, स्पीड ऑफ द एयरप्लेन इज 360 किलोमीटर पर आवर, और जो उसने डिस्टेंस एसी ट्रेवल किया है, डिस्टेंस एसी इज ट्रेवल्ड इन हाउ मच टाइम, ए से सी आने तक उसको कितना टाइम लगा है, 20 सेकेंड्स, ठीक है। एक स्पीड दी हुई है, एक टाइम दिया हुआ है, तो इसका मतलब हम क्या निकाल सकते हैं, डिस्टेंस विच इज इक्वल टू स्पीड मल्टीप्लाइड बाय टाइम। बस फर्क कितना है कि जो स्पीड है वो किलोमीटर्स पर आवर में है, टाइम जो है वो सेकंड्स में है, ठीक है। तो क्या करेंगे हम, 360 किलोमीटर पर आवर, टाइम 20 सेकंड्स का है, या तो इसको डिवाइड कर लो 3600 से, आवर्स हो जाएंगे, है ना। और यूजुअली जो हमारा स्पीड होती है या डिस्टेंस होता है हाइट्स एंड डिस्टेंसेस में, वो मीटर्स में होता है, दिस इज किलोमीटर्स पर आवर। सो हाउ टू कन्वर्ट द स्पीड ऑफ किलोमीटर पर आवर इन मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो कैसे करते हैं, देखो, बहुत आसानी से है फॉर्मूला, अगर फॉर्मूला याद रखना है तो वो भी कर सकते हो, लिखे 360 किलोमीटर है ना, एक मीटर, 1 किलोमीटर में कितने मीटर्स होते हैं, 1000, तो इसको 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया, पर आर है, 1 आवर हैज 3600 सेकेंड्स, तो डिवाइड बाय 3600 इंटू 20, ठीक हो गया। तो अगर आप इसे सॉल्व करोगे आपके पास आंसर आ जाएगा विच इज 2000 मीटर्स। हाँ वो ही होता है बेटा, यहाँ से ये 5/18 ही होगा। हाँ, ठीक है। सो डिस्टेंस एसी आपको दिया हुआ है 2000 मीटर्स। अब आप पूरा लिख सकते हो, एसी डीबी इज अ रेक्टेंगल, आपको हाइट निकालनी है, दो ट्रायंगल्स हैं, ये भी 2000 मीटर हो गया, ठीक है ना। नाउ वी कैन फाइंड द हाइट, दो ट्रायंगल्स हैं, दोनों में टैन रेशो लगा लो। एक हमें ट्रायंगल दिया हुआ है ए बी पी, ए बी अपॉन बी पी इज tan 45, h upon bp is tan 45 1, so bp is equal to h, ठीक है। ये भी हमारे पास h आ गया। फिर हम ले लेंगे
in triangle CDP, CD upon DP is tan 30, CDH है। DP को कैसे लिखोगे, या PD जो हमने लिखा हुआ है उसको क्या लिखेंगे, H प्लस 2000। DP जो है वो हमारे पास आ जाएगा H प्लस 2000, tan 30 होता है 1/√3। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर लो। which will give you H is equal to 2000 upon √3 minus 1। तो इसको रैशनलाइज कर लो। So you'll get 2000 √3 plus 1, 3 minus 1 2 हो गया, तो आंसर आ जाएगा 1000 into √3 plus 1 meters is the height। क्लियर हो गया? क्लियर हो गया बेटा ये? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, और इसी के जैसा एक और क्वेश्चन है। क्लियर है इतना? नेक्स्ट लिखो, द एंगल ऑफ एलिवेशन, the angle of elevation of an airplane from a point A on the ground is 60 degrees. After a flight of 30 seconds, after a flight of 30 seconds, the angle of elevation changes to 30 degree. If the airplane is flying at a constant height of 3000 √3 meters, find the speed of airplane in kilometers per hour। अब यहां पर हमें स्पीड निकालनी है अपने, समझ में आ गया? अब इस क्वेश्चन में वी नीड टू फाइंड द स्पीड, वही सेम क्वेश्चन है, वही सेम डायग्राम है, कुछ भी चेंजेस नहीं है। बस फर्क क्या है, पहले केस में हमें स्पीड वगैरह कुछ नहीं दी थी, हमें हाइट दी हुई थी, हमने डिस्टेंस निकालना था, हाउ मच द ट्रेन प्लेन हैज ट्रैवल्ड, जो बुक का क्वेश्चन था। सेकेंड वाले केस में हमें स्पीड और टाइम दिया हुआ था, वी हैड टू फाइंड द हाइट ऑफ द एयरप्लेन। अब यहाँ पर हमें हाइट गिवन है एयरप्लेन की, एंगल्स भी गिवन है सारे। नाउ वी नीड टू फाइंड द स्पीड ऑफ द एयरप्लेन। तो सेम वही क्वेश्चन देखो, फ्रॉम अ पॉइंट ए ऑन द ग्राउंड, एंगल ऑफ एलिवेशन of a airplane is 60 degrees. After a flight of 30 seconds,
the angle of elevation changes to 30 degrees. ठीक है, तो अब एंगल ऑफ एलिवेशन यहां से क्या हो गया, 30 डिग्री। बी सी डी ई, और प्लेन की जो कांस्टेंट हाइट है वो हमें दी हुई है 3000√3 मीटर्स, तो बीसी भी वही हो गई हाइट 3000√3 मीटर्स। ठीक है, सो बीसी इज द height of airplane which is 3000√3 मीटर। एंगल, इनिशियल एंगल बी ए सी बन रहा है 60 डिग्री, फिर एंगल बन रहा है डी ए ई एज 30 डिग्री। हमें स्पीड निकालनी है। अच्छा, प्लेन की मूवमेंट क्या हुई है, बी से डी तक, प्लेन बी से लेकर डी तक गया है कितने टाइम में, 30 सेकेंड्स। सो द एयरप्लेन हैज ट्रेवल्ड या कवर्ड डिस्टेंस बी डी इन 30 सेकेंड्स। तो स्पीड निकालने के लिए मुझे डिस्टेंस बी डी निकालना चाहिए, तो वही क्वेश्चन आ गया पहले वाला ही, वी नीड टू फाइंड द डिस्टेंस बी डी। ठीक हो गया इतना, तो हम क्या करेंगे, दो ट्राइंगल्स लेंगे। आप ये भी बता सकते हो कि जो बी डी सी ई है वो एक रेक्टेंगल है, बी डी ई सी इज अ रेक्टेंगल। सो बी डी इज इक्वल टू सीई, इसको एक्स मीटर्स ले सकते हो। दो ट्रायंगल फॉर्म करने हैं, ट्रायंगल ए सी बी, जिसमें हम लिखेंगे बी सी अपॉन ए सी इज tan 60। दूसरा ट्रायंगल होगा डीई ए, जिसमें होगा डीई अपॉन ई ए एज tan 30। वैल्यूज पुट करो सारी, आंसर निकालो। बी सी इज 30√3, ए सी हमें निकालना है, तो यहां से √3 आ जाएगा। Therefore, AC is equal to 3000 meters। दूसरा DE 3000√3, EA हमें फाइंड करना है, tan 30 1/√3 होता है, तो EA क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा 9000। समझ में आ गया सबको ये, ठीक है ना। तो जब हम मुझे BD डिस्टेंस निकालना है तो क्या होगा, EA माइनस AC, so that will be 9000 माइनस 3000, जो कि आ जाएगा 6000 मीटर्स। हमें स्पीड निकालनी होगी। ठीक हो गया, बस स्पीड को किलोमीटर्स पर आवर में निकालना है। तो स्पीड होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस दिया हुआ है 6000 मीटर्स और टाइम दिया हुआ है 30 सेकेंड्स। तो डिस्टेंस को मैंने किलोमीटर्स में चेंज किया, 6000 मीटर्स मतलब डिवाइड बाय 1000 करेंगे तो 6 किलोमीटर्स आ जाएगा। टाइम 30 सेकेंड्स है, तो 30 डिवाइड बाय 3600 करेंगे तो आवर्स हो जाएगा। अब डिस्टेंस हमारे पास आ गया 6/30/3600। ठीक हो गया, ये डिस्टेंस और ये टाइम आवर्स में। डिस्टेंस किलोमीटर्स में, टाइम आवर्स में, 6 × 3600/30, 720 kilometers per. So the speed of the airplane is 720 kilometers per hour.
क्लियर हो गया सबको? वही सेम क्वेश्चन है जो बुक का दिया था। अब इस एयरप्लेन की जगह समटाइम्स दे से कि एक बर्ड है, वो एक पोल पर है, थोड़ी दूर जाकर दूसरे पोल पे बैठ गया, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू पोल्स। बिल्कुल सेम वे में क्वेश्चन होता है, कोई चेंजेस नहीं होते। ठीक है, बट जस्ट दैट ऑब्जेक्ट जो है ना, जिसकी प्लेस चेंज हो रही है, समटाइम्स इट्स अ बलून, समटाइम्स इट्स अ एयरप्लेन, समटाइम्स इट्स अ बर्ड, और मे बी एनी मूविंग ऑब्जेक्ट जो भी होगा, वो चीज रख लेते हैं। समझ में आ गया इतना? ठीक है। अच्छा, ये क्वेश्चन लिखो। और नेक्स्ट है, दिस इज ऑल्सो, अब मैं हाइट्स एंड डिस्टेंसेस के थोड़े से आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी करवा रही हूँ, और इसके बाद मैं करवाऊंगी सबसे इंपॉर्टेंट वाला क्वेश्चन, और थोड़ा डिफिकल्ट वाला भी, वो है क्लाउड वाला क्वेश्चन। ठीक है, ये वाला देखो, इसमें लिखा है an airplane when flying at a height of an airplane when flying at a height of 3125 meters from the ground। एयरप्लेन है, उसकी हाइट दी हुई है 3125 मीटर्स फ्रॉम द ग्राउंड, passes vertically below vertically below another plane at an instant when the angle of elevation of the two planes of the two planes from the same point on the ground are 30 degree and 60 degree respectively। Find the distance between the planes at that instant। एक एयरप्लेन है, एक हाइट पे चल रहा है, और जब वो उड़ रहा है ना, इट पासिस वर्टिकली बिलो अनदर प्लेन। वो अपनी स्पीड पे जा रहा है, तो जब जा रहा है तो किसी प्लेन्स के बिलो पास किया, और जब वो पास किया तब वाली सिचुएशन को फ्रीज कर दिया, उस सीन को फ्रीज करके उसने कहा कि हमने एक पॉइंट से एंगल ऑफ एलिवेशन मेजर किए, एक 30 डिग्री है, एक 60 डिग्री है, तो इसके बेसिस पर दोनों प्लेन्स के डिस्टेंस को फाइंड करो। ठीक है, सो इनिशियली वन प्लेन इज फ्लाइंग एट अ हाइट ऑफ 3125 मीटर्स। ये ग्राउंड लेवल है, ये जो प्लेन है ये अपनी हाइट पे उड़ रहा है 3125 meters। इट passes वर्टिकली बिलो another प्लेन। तो जो वो अनदर प्लेन होगा उसको नीचे को रखो या ऊपर को? दिस प्लेन ऊपर, बिकॉज दिस प्लेन इज बिलो दैट अदर प्लेन। तो जो दूसरा प्लेन है वो इसके ऊपर है। अब देखो, मैंने क्वेश्चन आपको ऐसे करवाया ना, समटाइम्स दे से इट पासिस अबव अनदर प्लेन, तो वो क्वेश्चन देख लेना, दोनों में बस इतना ही होगा कि ये ए बी 3125 है, डिस्टेंस यहां पर आ गया, वो टोटल डिस्टेंस आपको दिया होता। अब आपने एक इंस्टेंट पर चेक किया, कौन सा एंगल 30 होगा, कौन सा एंगल 60 होगा? दो एंगल्स हैं, छोटे वाला एंगल क्या होगा? 30, और बड़े वाला क्या होगा? 60। इसमें कोई भी अब चेंजेस नहीं है, कोई किंतु परंतु नहीं होगी कि नहीं नहीं ये 60 नहीं, ये 30 नहीं है। अगर वहां पर कुछ भी मेंशन किया हुआ है, वैसे तो सही लिखा होता है 30 एंड 60 रिस्पेक्टिवली। इस वाले प्लेन का एंगल 30 है, बड़े वाले प्लेन का एंगल 60 है, तो हमें फाइंड करना है डिस्टेंस बिटवीन द टू प्लेन्स एट दैट पर्टिकुलर इंस्टेंट, AC फाइंड करना है। ठीक है, सो AB इज द हाइट ऑफ द प्लेन, AB is the height of the airplane, which is 3125 meters,
एक एंगल ऑफ एलिवेशन हमें दिया हुआ है एपीबी, विच इज 30 डिग्रीज, और फिर दिया हुआ है सीपीबी, विच इज 60 डिग्री। सी इज द position of second airplane and AC is the distance between two planes. Obviously अगर हाइट दी है तो 90 डिग्री एंगल होगा. Now we need to find the sorry. ठीक है ना, दोनों लो भाई ट्रायंगल. अब एक आपके पास ट्रायंगल होगा एबीपी और एक होगा सीबीपी. दोनों में tan रेशियो लगानी है बिकॉज हाइपोटेन्यूज नहीं चाहिए हमें. So the other plane is at a height of 9375. Distance between the two planes, which is AC, will be 9375 minus 3124. तो ये डिस्टेंस है बिटवीन द टू प्लेन 6250 मीटर्स. समझ में आ गया सबको ये? ठीक है ना. अब इसके बाद जो सबसे वाला हमारा डिफिकल्ट क्वेश्चन हो जाता है वो है क्लाउड वाला क्वेश्चन, जिसको समझाना पड़ेगा एक बार. ठीक है. बाकी सभी क्वेश्चंस में ना ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट सब सेम है, कोई नई चीज नहीं है. बस हाँ, क्लाउड वाला क्वेश्चन होता है जिसमें थोड़ा सा नया चीज है. ठीक है. सो दिस इज क्वेश्चन विच सेज एट अ पॉइंट ए, एट अ पॉइंट ए 20 meters above the level of water in a lake. Level of water in a lake. At a point A, which is 20 meters above the level of water in a lake, the angle of elevation, the angle of elevation of the cloud is 30 degrees. ठीक है. एक पॉइंट पर खड़े हो, वो पॉइंट कहाँ है? एक लेक है. लेक के साइड पर आपने एक ना स्टैंड सा बनाया हुआ है, कोई भी एक आपने एलिवेशन रखी हुई है, आपने मतलब हाइट रखी हुई है 20 मीटर्स की, उसके ऊपर खड़े हुए. मतलब एक पिलर है, आप 20 मीटर्स के पिलर पे
खड़े हुए हो, ठीक है। और आपने फिर ना एक क्लाउड देखा उस पॉइंट से। जो क्लाउड है वो तो स्काई में होगा, है ना। तो स्काई में आपने क्लाउड देखा, एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्रीज पर। अब उसके बाद द एंगल ऑफ डिप्रेशन of the reflection of cloud in the lake is 60 degrees. Find the height of cloud above sea level. Find the height of cloud above sea level. ये लेक ले ली हमने, 20 मीटर्स ऊपर आप खड़े हो, और यहां से आपने एक क्लाउड को देखा, और इस पॉइंट से एंगल ऑफ एलिवेशन इज हाउ मच? 30 डिग्री। ठीक है। सो ए बी इज द सरफेस ऑफ द लेक फ्रॉम अ पॉइंट ए कहा है ना, तो इसको ए ले लो कि हमें पॉइंट मेंशन किया हुआ है। तो मैं इस पॉइंट ए लिखती हूँ, और यहाँ पर सी है, यहाँ पर डी लिख देती हूँ। बी डी इज द सरफेस ऑफ द लेक, इसको ई दे दिया नेम। अब जो रिफ्लेक्शन होती है वो आ, कुछ इस तरह से बनती है कि हमें लगता है कि जितना सीन ऊपर क्रिएट हुआ है उतना ही सीन अंदर नीचे क्रिएट होगा। मतलब जो रिफ्लेक्शन होती है ऑब्वियसली वो तो सरफेस ऑफ द लेक पे होती है, लेकिन जो विजन क्रिएट होता है वो क्या होता है कि जो रिफ्लेक्शन है वो बहुत पीछे को है ना। तो जितनी क्लाउड की हाइट होगी उतना ही डिस्टेंस नीचे क्रिएट होगा रिफ्लेक्शन का इन द लेक। ठीक है ना। बी तो लेक का लेवल था, अगर पॉइंट बी पे आते हो वो तो लेक का लेवल था। यस और नो? बात समझ में आ गई ना। पॉइंट बी तो सी लेवल था। अब सी लेवल पर क्या हुआ, आपने जब क्लाउड की रिफ्लेक्शन को देखा तो ऑब्वियसली हाँ बनती वो पॉइंट बी पर ही बनी होगी, लेकिन उसने इल्यूजन ऐसे क्रिएट किया होगा कि रिफ्लेक्शन जाकर बहुत अंदर बढ़ी है। ठीक है ना। और रिफ्लेक्शन को यूजुअली सी डैश लिखते हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट की रिफ्लेक्शन को डैश के साथ लिखते हैं। तो अगर मैंने क्लाउड को सी लिखा है तो मैं उसकी रिफ्लेक्शन को सी डैश लिखूंगी। ठीक है। सो लेट द हाइट ऑफ क्लाउड, और जो हाइट ऑफ क्लाउड above sea level is equal to h meters। तो जो हमारा CB है वो h मीटर्स है। ऐसे ही C डैश V भी h मीटर्स आएगा, क्योंकि रिफ्लेक्शन का तो रूल होता है ना, ये जो मिरर लाइन होती है वो एग्जैक्ट मिड पॉइंट होती है बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड द रिफ्लेक्शन। याद है ना ये? मिरर लाइन इज द मिड पॉइंट, है ना। और आपका रिफ्लेक्शन वाला क्वेश्चन पेपर में आपको आ भी सकता है, फाइंड द रिफ्लेक्शन ऑफ अ पॉइंट इन एक्स एक्सिस इन वाई एक्सिस, 9th में किया था। आपके सैंपल पेपर में क्वेश्चन आया भी हुआ है अभी। समझ में आ गया? सी बी इज इक्वल टू सी डैश बी, एच मीटर्स हमने ले लिया। ठीक हो गया। फिर हमें दिया हुआ है कि यहीं से अगर मैंने रिफ्लेक्शन को चेक किया तो एंगल ऑफ डिप्रेशन जो है वो बन रहा है 60 डिग्री। समझ में आ गया ना। पॉइंट ए फिक्स है, वहां से आपने क्लाउड को देखा तो एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्रीज, और उसी पॉइंट से आपने रिफ्लेक्शन को देखा तो एंगल ऑफ डिप्रेशन है 60 डिग्रीज। तो देखो ये वाली आ गई हॉरिजॉन्टल, और ये हो गई हमारी लाइन ऑफ साइट, एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन इज 60 डिग्रीज है। इतना क्लियर है सबको? ठीक है। सो नाउ वी नीड टू फाइंड द हाइट ऑफ द क्लाउड अबव सी लेवल, उसको एच ले लिया। फिर हमें पता है ए ई बी डी इज अ रेक्टेंगल, इज अ रेक्टेंगल, देयरफॉर बीई जो है वो भी कितनी आ जाएगी? 20 मीटर्स। So can you find the length of CE?
सीई की कोई वैल्यू निकाल सकते हो? क्या होगी? सीबी कितना दिया हुआ है हमें, मतलब कितना हमने लिया था सीबी को? सीबी एच, बीई कितना है? 20। तो अगर मुझे सीई को किसी वैल्यू में लिखना है तो क्या लिखूंगी मैं उसे? H-20, एच बड़ा है। ठीक है। सीई इज H-20 मीटर। जब मैं आपको आंसर पूछ रही हूँ ना, ऑफ कोर्स मैं आपको उसे सॉल्व करके वाला आंसर नहीं है कि किसी और टर्म्स में उसे एक्सप्रेस कर सकते हैं कि नहीं, कि उसकी वैल्यू क्या होगी। तो बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन इट विल बी कंप्लीट हाइट -20। ऐसे ही, कैन यू फाइंड द हाइट C-E? बी बी सी डैश आपने कितना लिया है? H। और बीई कितना दिया हुआ है? 20। तो C-E भी कितना हो जाएगा? ये H और ये 20 कितना होगा? H+20। ये देख सीई जो है यहाँ पर, ये वाली, ये वाला पोर्शन देखो। टोटल हाइट में से 20 माइनस किया। अब C-E से देखना है तो हाइट में 20 प्लस किया। समझ में आ गया? तो दो ट्रायंगल्स बने हमारे। ये भी 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है। एक ट्रायंगल बना CEA। सीई अपॉन AE इज इक्वल टू tan 30। सीई को आपने लिखा H-20, AE हमें क्लियर हो गया इतना? दूसरा ट्रायंगल होगा हमारे पास AEC'। सो C', E अपॉन AE इज tan 60। देखो फिर से वही, ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट। ठीक है। C', D को आपने लिखा है H+20, AE और यहां पर √3। क्लियर हो गया? ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, वन ऑफ अ काइंड है, कोई चेंजेस इसमें नहीं आते। दो ही एंगल्स दिए जाते हैं, क्लाउड का 30 डिग्री, नीचे डिप्रेशन का, जो उसका रिफ्लेक्शन का 60 डिग्रीज। और इसमें हमेशा आंसर क्या होता है? जो आपको ये हाइट दी है ना, अगर 30 और 60 इस हिसाब से दिया हुआ है, क्लाउड का एंगल 30, उसकी रिफ्लेक्शन का एंगल 60, अगर ऐसे दिया हुआ है ना, हमेशा आंसर होगा इसका डबल 40। समझ में आ गया? कोई चेंजेस नहीं होते इस क्वेश्चन में, वन ऑफ अ काइंड है, बस इसके डायग्राम को याद रखना। एंड दैट सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग इज ये वाली चीज, बस, कि जितना डिस्टेंस क्लाउड का अबव द सी है, उतना ही बिलो द सी होगा। समझ में आ गया? तो जो आप सीबी यूज करते हो वो C', B के इक्वल होगा। सेकेंड थिंग, ये वाली हाइट सीई जो है वो माइनस करते हैं, और जब हम पूरी वाली हाइट लेते हैं ना, C', B लेते हैं, तो यहां पर भी हम H ले लेते हैं, बट उसमें +20 करके लिखना है। ठीक है। तो आप खुद चेक करोगे कि आपका जो आंसर है ना, इट विल कम एज 40। यहां से H+20, बस ध्यान रखना, आज तक तो ये क्वेश्चन कभी चेंज नहीं हुआ है। ठीक है, कभी भी चेंज नहीं हुआ है कि 30 की जगह उन्होंने 45 एंगल दे दिया हो, ऐसा कुछ नहीं है, एक फॉर्मूला ही बना हुआ है ये। ठीक है। एक 30 डिग्री एंगल है, एक 60 डिग्री है। बट इन केस अगर एंगल कभी चेंज होता है तो आपको पता है कि आपको सॉल्व कैसे करना है। और अगर एंगल चेंज नहीं हुआ, 30 60, 60 30 भी नहीं होना चाहिए कि ऊपर एंगल 60 है नीचे 30 बन रहा है, ऐसा भी नहीं होना चाहिए, तब भी आंसर चेंज हो जाएगा। ठीक है। तो यहां से हमारे पास आ गया √3H-20 इज इक्वल टू H+20 अपॉन √3। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, 3H-20 इज इक्वल टू H+20। ठीक हो गया इतना? इसको सॉल्व कर लो। 3H-60 इज इक्वल टू H+20। यहां लिखा 2H और ये आ गया 80, जिससे H देखो क्या आ गया, 40 मीटर्स। सो क्लाउड इज एट अ हाइट ऑफ 40 मीटर्स फ्रॉम द लेक, फ्रॉम द सर्फेस ऑफ द लेक। लिख लो, हाइट ऑफ क्लाउड above the surface of lake is 40 meters.
क्लियर हो गया इतना? नेक्स्ट लिखो। चलो ये छोटे से क्वेश्चन है, ये भी एमसीक्यू में ही आते हैं। द रेशियो ऑफ द लेंथ ऑफ द पोल, the ratio of the length of the pole and its shadow is 1:1. The ratio of length of the pole and its shadow is 1:1. Find the altitude or या लिखा होता है find the altitude of the sun or elevation of the sun. Altitude slash elevation of the sun. तो ये रेशो कुछ भी हो सकती है। अगर एक रेशो 1:1 है तो ऑल्टीट्यूड क्या होगा? अगर रेशियो मतलब 1:1 है, एक दी होती है √3:1 और एक हो सकती है 1:√3। तीनों केसेस में आपने सन का ऑल्टीट्यूड बताना है। ठीक है, तो आपको इतना तो क्लियर है ना कि फिगर जो इस तरह से ट्रायंगल की तरह बनेगी, ये सन का ऑल्टीट्यूड होगा क्योंकि सन ऑब्वियसली ऑब्जेक्ट के सोर्स के पीछे होगा, ये पोल है तो सन यहां होगा, तभी इसके ऑब्जेक्ट की शैडो यहां पर आई। ठीक है, तो लेंथ ऑफ द पोल 1 है और शैडो भी 1 है, मतलब जितनी लेंथ है उतनी शैडो है। सो व्हाट इज द ऑल्टीट्यूड ऑफ सन? थीटा क्या लिखोगे इस केस में? 45 डिग्री। टैन थीटा 1 होता है तभी, है ना। ये ऑप्शंस में, ये हमारे एमसीक्यूज में आया हुआ क्वेश्चन है। तो क्विकली सॉल्व करने के लिए हम यही करेंगे ना, हम फटाफट से बता देंगे कि हमारा पोल जो है वो ऑब्वियसली वर्टिकल हाइट, तो शैडो जो होगी कहीं भी बनाओगे तो सन उसका ऑपोजिट होगा, मतलब यहीं पर होना चाहिए, सन शुड बी हियर। और फिर उसकी रेस से यहां पर थीटा एंगल बना 1:1 के रेशियो में, थीटा इज 45 बिकॉज वी यूजिंग टैन थीटा एज 1। क्लियर हो गया? अब अगर मान लो यही रेशियो √3:1 है, हाइट टू शैडो की रेशियो √3:1 है, हाइट है √3, शैडो है 1। नाउ यू नीड टू फाइंड थीटा। तो हम क्या लिखेंगे? tan थीटा इज √3/1, और tan √3 कब होता है? 60 डिग्री पर। तो अगर हाइट और शैडो की रेशियो √3:1 है, तो जो एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ सन होगा वो कितना होगा? 60 डिग्री। समझ में आ गया? ये हमारे एमसीक्यू में ऑप्शन होता है, मतलब कुछ भी दिया हो सकता है रेशियो आपको, ऑब्वियसली इसके अलावा कुछ और नहीं दी जाएगी, क्योंकि हमारे पास यही स्टैंडर्ड एंगल्स हैं। ठीक है, नेक्स्ट है 1:√3 में क्या हो जाएगा? 1:√3 में हमने ये 1 लिखा, ये √3 लिखा, दिस इज थीटा। सो tan थीटा इस केस में हम क्या लिखेंगे? 1/√3, 1/√3 30 डिग्रीज पर होता है, तो 1:√3 में थीटा विल बी 30 डिग्री। क्लियर हो गया? एक क्वेश्चन और लिख लो। समटाइम्स कैसे आता है क्वेश्चन, ये तो मैंने आपको बताया ना, स्टैंडर्ड एंगल्स हैं, आपको 30, 60, 45 दिया हुआ, यू फाइंड द वैल्यू एंड यू गेट द आंसर अकॉर्डिंगली। समटाइम्स द क्वेश्चन इज लाइक दिस, लिखो। लिखो नेक्स्ट। हो गया ये सबका? ठीक है, नेक्स्ट लिखो। द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग length of string between a kite and a point on the roof of a building. 10 meter high is 180 meters. ठीक है, if the string makes an angle theta with the horizontal,
such that tan theta is 4/3. Find the height of the kite. अब मैं आपको हर बार कहती हूँ आपको एंगल 30, 60, 45 ही दिया जाएगा, यहाँ पे तो दिया ही नहीं हुआ। यहाँ पे कह दिया tan थीटा इज 4/3। तो इसको कैसे यूज करना है? तो एक स्ट्रिंग है, काइट, हवा में उड़ रही होगी, ठीक है। उसकी स्ट्रिंग को रूफ पे बांधा है किसी बिल्डिंग की, तो दिस इज द रूफ ऑफ द बिल्डिंग, ठीक है। लेंथ ऑफ स्ट्रिंग कितना दिया हुआ है आपको? 180 मीटर्स। जो बिल्डिंग है, बिल्डिंग नीचे आएगी, तो दिस विल बी कुछ इस तरह से होगा ना। ये तो बिल्डिंग होगी, दिस इज 10 मीटर हाई बिल्डिंग, ठीक है ना। ये 10 मीटर हाई बिल्डिंग है। यहां से रूफटॉप पर काइट को बांधा हुआ है, और ये काइट है, इसका कोई एंगल बन रहा है थीटा, सच दैट tan थीटा इज 4/3। नाउ वी नीड टू फाइंड द हाइट ऑफ द बिल्डिंग, सॉरी हाइट ऑफ द काइट अबव द ग्राउंड, तो हमें ये निकालना है। जो भी आंसर निकालोगे वो फ्रॉम द ग्राउंड निकालना है। समझ में आ गया इतना सबको? फिगर समझ में आई ना? अब tan थीटा दिया हुआ है, और मुझे यहां पर दी हुई है स्ट्रिंग की लेंथ। स्ट्रिंग की लेंथ क्या हो गई? हाइपोटेन्यूज, ठीक है। अगर मान लो मैं इसको हाइट ले लूं, ये वाला पोर्शन h लूं, ठीक है, और इसको x ले लूं, तो मुझे दिया हुआ है h/x इज इक्वल टू हाउ मच? tan थीटा, ठीक है। और ये tan थीटा का मतलब कि कोई एक एंगल है जिसमें वैल्यू जो आ रही है वो 4/3 आ रही है, तो आई विल राइट हियर एज 4/3। h/x इज 4/3। इसको और कैसे यूज करेंगे? इजी वे में अगर करवाना है मुझे तो ये मुझे यूज तो साइन नहीं करना है ना। मैम ये परपेंडिकुलर अपॉन बेस करके फिर परपेंडिकुलर को 4K, बेस को नहीं, 3K। मैं और इजी वे में करवाना चाहती हूँ, करवा तो मैं दूंगी ही, बट आई वाज वांटिंग कि मैं तुम्हें डायरेक्टली tan थीटा यूज हो और ये आंसर आ जाए। तुम्हें यूज तो साइन ही करना है ना। तो अगर तुम साइन थीटा यूज करोगे तो लिखोगे h/180, ठीक है ना। अब साइन थीटा की वैल्यू, बिकॉज tan अगर 4:3 की रेशियो है, इजी वे में निकालना है तो क्या करें? इसको 3/5, मुझे 4:3 है ना, तो 4/5 यूज करना है मुझे यहाँ पर। साइन विल बी 4/5। अगर tan थीटा 4/3 है ना, और tan थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो 4:4/3 आ गया। तो क्या आप बता सकते हो जो हाइपोटेन्यूज है वो 5 होगा? फर्स्ट एक्सरसाइज जो की हुई थी हमने, लेट परपेंडिकुलर भी 4K, बेस भी 3K, तो हाइपोटेन्यूज 5K हो गया। तो साइन थीटा हमारे लिए क्या हो जाएगा? 4K/5K, विच इज 4/। तो यहाँ पर डायरेक्टली 4/5 यूज कर लेना। tan का इतना कोई पर्पस नहीं रहेगा, बिकॉज वी नीड टू फाइंड द हाइट ओनली, ठीक है ना। तो यहाँ से ये कैंसिल करोगे, 36
So height will be 144 meters, ये वाली, ठीक है। तो हाइट above the ground is 144 plus 10, 154. Height of kite above the ground is 154 meters. इतना क्लियर हो गया सबको? चलो आज इतना ही, बाकी कल कंटिन्यू करेंगे।